हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत फ़र्क है ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग में। हम देखते हैं कि यहाँ पे टोटली सब कुछ वन वे होना है, मतलब आप कुछ पूछ नहीं सकते हमसे, हमें सिर्फ बोलते जाना है यहाँ पे। ठीक है, ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रो, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन या चार्ज, और ये जो स्टैटिक है इसका मतलब है एट रेस्ट। तो जो चार्ज रेस्ट पे है उसको स्टडी करना है, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम सब लोग जानते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सारे मैटर्स इनसे मिलके बने। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? 2 इलेक्ट्रॉन, और कितनी डिस्टेंस पे? 1 मीटर। सपोज हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमें क्या पता है? ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमारे हिसाब से 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना होना चाहिए देखते हैं। तो F is G m1 m2 by r²। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के हिसाब से इतना फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में होना चाहिए। वो कैसा? अट्रैक्टिंग, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिंग होता है, 2 मास अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 10⁻31, ये वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे मास की दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। m1 = m2 = दिस। तो r की वैल्यू 1, g की वैल्यू सब लोग जानते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि फोर्स जो आता है यहाँ पे वो 10⁻71 के ऑर्डर का आता है, और तो अट्रैक्टिंग फोर्स आता है। तो इतना फोर्स, वो भी अट्रैक्टिव, इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे न्यूटन 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और वो भी इससे बहुत ज़्यादा फोर्स से। इसका सीधा सा ये मतलब है कि मास के अलावा एक और बेसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये फोर्स आ रहा है, और ये फोर्स उस ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज़्यादा है इस एग्जाम्पल में। प्रैक्टिकली हम देखते हैं ये जो फोर्स आता है वो इतने न्यूटन का, वो भी रिपेल करते हैं, इतने न्यूटन के फोर्स से रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे एक और प्रॉपर्टी है, तो उसी बेसिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम डेफिनेशन भी बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, जो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे अभी फिलहाल में। तो उस फोर्स को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब ये चार्ज भी देखा जाए तो 2 तरह के होते हैं, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं।
टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हम देखते हैं कि जब हम दो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं वही 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो जो भी फोर्स आता है, और जब दो प्रोटॉन यूज करते हैं दोनों ही केसेस में सेम फोर्स वहां पे आता है, और दोनों ही फोर्स कैसे हैं? रिपेलिंग। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स। और लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन लेते हैं तो हम देखते हैं यहां पे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उतने ही स्ट्रेंथ का फोर्स है जो यहां पे था। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चार्ज की स्ट्रेंथ है वो एक जैसी है, लेकिन जो चार्ज का नेचर है वो ऑपोजिट है। तो यहां से हम दो तरह के चार्ज को बताते हैं, एक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की तरह है और एक चार्ज जो प्रोटॉन की तरह है। अब ये जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज, उसको नाम दिया गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोला गया, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन जैसा कोई भी चार्ज जो उस नेचर का है, और ऐसे ही प्रोटॉन को पॉजिटिव बोला गया। तो प्रोटॉन या प्रोटॉन के नेचर जैसा कोई भी चार्ज, उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोला। ये एक कन्वेंशन था, इसका कोई लॉजिक नहीं था। अगर उस टाइम इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव बोल दिया होता तो हम उसको यूज करते, लेकिन एक बार जो कन्वेंशन बन गया उसको हमें यूज करना है। तो ये कन्वेंशन था, इसका कोई लॉजिक नहीं था कि नेगेटिव ही क्यों दिया गया। तो ये दो तरह के चार्ज हम यूज करते हैं। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको कुछ चार्जेस दे रहा हूँ, Q1 इज सम 10 यूनिट्स। अभी मैंने यूनिट डिस्कस नहीं किया है तो यूनिट लिख रहा हूँ जस्ट। Q2 इज -3 यूनिट्स, एंड Q3 एक तीसरा चार्ज है -6 यूनिट्स। अब मेरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, कि आप Q1, Q2, Q3 को एक ऑर्डर में लगाइए, कौन बड़ा है कौन छोटा। आप वीडियो को पॉज करके अभी ट्राई करें, मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए, काफ़ी लोगों ने ऐसा सोचा हो शायद, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q3। मैथमेटिकली 10 is greater than -3 is greater than -6। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत है। रीज़न ये है कि प्लस और माइनस जो हैं वो उनके नेचर को दिखाने के लिए, प्लस और माइनस का मतलब ये नहीं है कि प्लस ज़्यादा और माइनस कम, प्लस और माइनस सिर्फ उनके नेचर को दिखा रहे हैं। तो फिर हमें जो कंपेयर करना है चार्जेस को, वो उनकी मैग्नीट्यूड मतलब उनकी वैल्यू से कंपेयर करना है, ये जो मैग्नीट्यूड्स। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? Q1 इज ग्रेटर देन Q3 इज ग्रेटर देन Q2। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज की। चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो है कूलम। इसको
C से रिप्रेजेंट करते हैं। और चार्ज का एक और यूनिट है CGS यूनिट। इसको कहते हैं स्टैट कूलम। इसका एक और नाम होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये बहुत कम यूज़ होता है, नॉर्मली हम कूलम यूज़ करते हैं। कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो हम नॉर्मली माइक्रो कूलम यूज़ करते हैं। ये इसमें रिलेशन भी है। एक कूलम में जो चार्ज होगा ESU वाला this is roughly 3×10⁹ of ESU। ये वाला जो चार्ज है आपका एक कूलम में 3×10⁹ ESU होगा। इसके बाद हम चार्ज हमने डिस्कस किया, इसका कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं हम चार्ज की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे चार्ज की वो है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब चार्ज कभी बिना मास के नहीं हो सकता। अगर चार्ज है तो मतलब कुछ ना कुछ मास वहाँ पे है। जबकि अगर हम उस तरफ से देखें तो मास हो सकता है बिना चार्ज के। सो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यू कैन से चार्ज cannot exist without mass। इसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी। कंजर्वेशन वर्ड, जो कंजर्वेशन वर्ड है वो काफ़ी फैमिलियर है आपके लिए। आपने पहले पढ़ रखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इन सिंपल वर्ड्स कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जो वैल्यू है क्वांटिटी की वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे समझें इसको। अगर हम एक ऐसा सिस्टम लें जो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब उसमें ना तो चार्ज सराउंडिंग से आ सकता है और ना ही सराउंडिंग में जा सकता है, तो उस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। तो हम कहेंगे इस प्रॉपर्टी में द टोटल चार्ज और द एक्सिस चार्ज यू कैन से ऑफ an electrically isolated system will remain constant। वो कांस्टेंट रहने वाला है। इसका एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लो 4 दोस्त हैं और उनके नाम हैं ABCD। चार दोस्त, उनके नाम है A, B, C और D। मान लो A ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की और बाकी B, C और D को इनवाइट किया और उस पार्टी में ड्रेस कोड रखा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। मतलब जो भी चार्ज आपके पास है वो आप सराउंडिंग से ले दे नहीं सकते एक्सेप्ट योर हैंड्स। हाथ से आप ले दे सकते हैं। तो वो क्या करेंगे,
पार्टी में 4 लोग मिलेंगे और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे इनिशियली जो ए का चार्ज था वो था सपोज 10 कूलम, बी का था -3 कूलम, सी न्यूट्रल था और डी का जो चार्ज था वो था -5 कूलम। चारों ने हैंडशेक किया, हाथ मिलाया एक दूसरे से, और उसके बाद ए, बी, सी और डी। बाद में कुछ वैल्यूज आपको दे रहा हूं। तो इसके बाद ए जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। देखिए न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब है कि उस पे जो एक्सेस चार्ज है वो जीरो है। उस बॉडी के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, तो नेट में जो उस पे चार्ज है वो जीरो है। न्यूट्रल का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि चार्ज है ही नहीं। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो एक्सेस चार्ज जीरो है, तो इसमें नेट चार्ज जीरो है। और बी में मान लो ये है 6 कूलम, सी में -10। आपको बताना है कि डी में कितना चार्ज होगा। आप पॉज करके ट्राई करें इसका आंसर। मैं सॉल्व करता हूं। देखिए अगर मैं चारों को सिस्टम लूं, चारों को एक सिस्टम लूं, तो मैं देखूंगा कि ये एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपस में हाथ के थ्रू चार्ज एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन कहीं और तो चार्ज नहीं गया। तो मैं चारों को अगर सिस्टम लूं तो ये एक इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। भले ही वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाए, एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड में जा सकता है, लेकिन टोटल चारों फ्रेंड का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो सीधा सी बात है। अब तो कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल, हम ऐड करके इक्वेट कर देंगे। तो 10 -3 न्यूट्रल मीन्स 0, -5 मस्ट बी इक्वल टू 0 +6 -10 और +q। आगे तो काम आसान है, हम इसको सॉल्व करके q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये थी कि चार्ज कंजर्व रहेगा तो कब रहेगा? इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड या इंसुलेटेड सिस्टम यू कैन से। अब मैं इसी में आपसे पूछूं कि मैं अगर a + b + c को सिस्टम लेता तो क्या मैं सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता था? सोचिए, नहीं कर सकता था। क्यों? अगर मैं a + b + c को सिस्टम लेता तो d वहाँ पे एक ऐसा है जिसने हैंडशेक a b c से किए हैं, तो जो d की वजह से a + b + c एक आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ इलेक्ट्रिकली, तो इसका मतलब चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा a + b + c के लिए। या कोई और आप सिस्टम चूज़ करें, 4 के अलावा कोई भी 3 2 लें, तो वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड नहीं होगा, तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो चार्ज की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड शायद आपने कभी सुना हो। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज की सारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, सारे रियल नंबर की वैल्यू नहीं हो सकती हैं, इसकी कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज़ होंगी। क्या मतलब है इस डिस्क्रीट वैल्यू का? कि एक अमाउंट ऑफ चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉनिक चार्ज E, जो वैल्यू हमने पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रोटॉनिक चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है और एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही नेगेटिव चार्ज हम बोलते हैं। तो कोई भी चार्ज यूनिवर्स में कहीं भी
वो इस चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब है कि इसमें एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पे मिलना चाहिए। कभी भी चार्ज E/5 या 6E/7 इस तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, ये इंटीजर वैल्यू नहीं है 1/5 6/7। तो ऐसा कोई भी स्टेबल चार्ज पॉसिबल नहीं। इसको कहते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारी कंट्री का करेंसी सिस्टम है, ये क्वांटाइज्ड है। मान लो हमारी करेंसी का क्वांटा है 1 रुपी, तो हम जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो सब 1 रुपी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। तो हम 25 रुपीज़ एक दूसरे को दे सकते हैं, 26 दे सकते हैं, 27 दे सकते हैं, बट 27.1 नहीं दे सकते। तो इसका मतलब हुआ कि क्वांटाइजेशन हो गया वहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज्ड। इसमें एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान लो कभी आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई मुझे तो एक चार्ज मिला है और उसकी वैल्यू है 3.3 10⁻⁻19 कूलम। आपने क्वांटाइजेशन पढ़ रखा है, आपको पता है, तो आप कैसे चेक करोगे कि ये सच है या झूठ है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी चार्ज E का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल। n कोई इंटीजर है, प्लस माइनस n ही होना चाहिए। n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम चेक कैसे करें? आप पॉज करके ट्राई करें, मैं यहाँ करता हूँ। देखिए, तो मैं यहाँ पे 3.3 10⁻⁻19 को लिखूँ n इंटू ई। तो n की वैल्यू होगी 3.3 10⁻⁻19 और e की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19। आप देखें ये वैल्यू आएगी 33/16। ये तो इंटीजर नहीं है, इसका मतलब दिस चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ये जो चार्ज था ये पॉसिबल नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो हम इस तरीके से कोई भी चार्ज को चेक कर सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। कोई चार्ज है 96 10⁻⁻21। आपको चेक करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो आप n की वैल्यू अगर निकालें तो 96 10⁻⁻21 डिवाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। चेक करें तो ये होगा 96/16 10⁻⁻21 और ये 10⁻⁻20। तो ये आया 6 इंटू 10⁻⁻1। ये इंटीजर नहीं है, ये 6/10 हुआ। 6/10 इज नॉट इंटीजर, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं। तो सीधा सा तरीका है, चार्ज में हम एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड करें, वो वैल्यू इंटीजर आती है तो वो चार्ज पॉसिबल है, वो वैल्यू इंटीजर नहीं आती है तो वो चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कैसे चीज़ों को चार्ज किया जाता है या चार्ज होती है। सबसे पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, रबिंग, रब करते हैं।
अगर हम दो बॉडीज़, खासकर इंसुलेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कंडक्टर नहीं है, उनको रब करें तो हम देखते हैं कि एक से दूसरे में कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है, कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है ग्लास रॉड और सिल्क। अगर हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करें, सिल्क क्लॉथ, तो हम देखते हैं ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है और जो सिल्क है वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेती है। तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो इस तरह के मेथड को बोलते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि ये जो इंसुलेटर है तो इसमें ये कैसे चार्ज को अट्रैक्ट कर लेता है, इंसुलेटर में चार्ज कैसे फ्लो करता है, कंडक्टर में क्यों नहीं करता है, और हम ग्लास रॉड की जगह मेटल रॉड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, और मेटल रॉड में करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये वो क्वेश्चन है जो शायद आपके दिमाग में आ रहे हैं, आप पूछ नहीं सकते मुझसे अभी, तो मैं इसको अभी छोड़ता हूँ आपके ऊपर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊँगा। आप भी सोचें अभी इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। तो हमने पढ़ा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसमें कुछ एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, जैसे एक बॉडी ए को बी के साथ हमने रब किया, ए नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। सपोज बी को हमने सी के साथ रब किया तो बी नेगेटिवली चार्ज हो गया और सी पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इस बार हमने ए को सी के साथ रब किया। अब आपको बताना है कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन नेगेटिवली चार्ज होगा। आप पॉज करके ट्राई करें इसे। देखिए, जब ए और बी को रब करते हैं तो ए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ए के पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ है वो बी से ज़्यादा है, तो ए ने खींच लिया बी से इलेक्ट्रॉन। अब बी और सी को जब रब करते हैं तो बी सी से खींच लेता है, तो बी के पास जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ है वो सी से ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा स्ट्रेंथ तीनों में किसके पास है, ए के पास। तो ए बी से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बी सी से खींच लेता है, तो ए के पास जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ है वो बी से ज़्यादा है और बी के पास सी से ज़्यादा है। तो अब सिंपल है क्वेश्चन, ए और सी को जब हम रब करेंगे तो कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, ऑब्वियसली ए, और सी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हम ये चीज़ बता सकते हैं। अब इसका चार्जिंग का जो दूसरा मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या फ़र्क है, फ्रिक्शन कंडक्शन फ़र्क है। जब हम कंडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम दो बॉडी को सिर्फ टच करेंगे, कंडक्टिंग बॉडीज़ को, और उसमें चार्ज फ्लो कर जाएगा। एक बॉडी सपोज या एक कंडक्टर, ये हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड है लगा रखा है, और ये एक स्फीयर है जो कि एक कंडक्टिंग बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा स्फीयर है, इसके पास चार्ज है। सपोज दिस वाज S1, दिस इज S2। दो स्फेरिकल बॉडीज हैं जो कंडक्टर हैं जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है,
और उनमें एक जो है वो न्यूट्रल है अभी फ़िलहाल में, और दूसरी उसमें चार्ज है। अब मैं S1 S2 को टच करूँगा तो देखिए क्या होता है। तो जब हम S1 S2 को टच करते हैं तो S2 का चार्ज S1 में भी चला जाता है। ये कंडक्टर है तो ये सिर्फ टच करने से चार्ज S1 में भी आ जाए। अब हम अगर S1 S2 को सेपरेट कर लें तो कुछ चार्ज इसके पास हो जाएगा और कुछ चार्ज इसके पास हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि इक्वली डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा वो हम आगे जब पोटेंशियल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी सिर्फ बात इतनी चल रही है कि एक कोई एग्जांपल है कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरे पे चार्ज है, चार्ज फ्लो कर सकता है, तो दोनों को टच कराया, चार्ज फ्लो किया, फिर हमने अलग अलग कर दिया। तो इस तरह से हमने कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर दिया इस स्फेरिकल बॉडी को। तो इस तरीके से ये चार्ज हो गया। इसको कहते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं अभी चार्जिंग की, एक तो फ्रिक्शन जब हम रब करते हैं दो बॉडीज़ को, दूसरा कंडक्शन जब हम जस्ट टच करते हैं एक चार्ज बॉडी को दूसरी बॉडी से, और तीसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंडक्शन। इंडक्शन में देखिए क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी है और दूसरी एक बॉडी, हम ऐसे मान लो एक रॉड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये हम इसके पास लेके आए। ये न्यूट्रल बॉडी थी पहले, लेकिन जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये कंडक्टिंग बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं मटेरियल में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। टोटल चार्ज इस पे नेट चार्ज जीरो था। नेट चार्ज जीरो, मैं फिर से बता दूं आपको कि जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब ये नहीं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एब्सेंट थे, नहीं, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे। तो ये एक न्यूट्रल बॉडी थी। एक्सेस चार्ज जीरो था, हम ये कह सकते हैं। तो फिर ये चार्ज जैसे ही हम प्लस चार्ज पास में लाए तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी तरफ आ गए, तो वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो कितना स्ट्रेंथ है इस पॉजिटिव चार्ज में। तो ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए तो हम कह सकते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? पॉजिटिव चार्ज का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर दो माइनस इस तरफ आ गए तो दो प्लस उस तरफ हो जाएंगे, टोटल तो चार्ज जीरो होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक तरह से चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। कुछ चार्ज इस तरफ आ गया और कुछ चार्ज इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ आ गया, पॉजिटिव इस तरफ आ गया। अब हम किसी तरह से अगर ये पॉजिटिव वाला चार्ज यहाँ से हटा लें तो अल्टीमेटली ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो मान लो हमने इसको अर्थ कर दिया यहाँ से, इसका मतलब होता है अर्थिंग।
ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, पढ़ा होगा आपने पहले, तो अर्थिंग, तो अगर हम इसको यहाँ से टच कर दें तो ये पॉजिटिव चार्ज का जो है आपका वो अर्थ में जा सकता है और अल्टीमेटली ये नेगेटिवली चार्ज हो सकती है बॉडी। और फाइनली हम रॉड को हटा लें तो ये नेगेटिव जो है वो सिमेट्रिकली इसमें आ जाएगा। रॉड को हटा लिया, अब ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई इस तरीके से, और ये नेगेटिव चार्ज भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रॉड को हटाने के बाद। तो अल्टीमेटली एक न्यूट्रल बॉडी को हमने नेगेटिवली चार्ज कर दिया यूजिंग इंडक्शन। तो इंडक्शन का मतलब क्या है, मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको कि एक चार्ज बॉडी एक दूसरी बॉडी को जो न्यूट्रल है पोलर, उसके अंदर के चार्ज को पोलराइज कर सकती है, और बाद में हम कुछ पार्ट ऑफ चार्ज को निकाल दें तो वो जो बॉडी है वो चार्ज हो सकती है। ये जस्ट हम एक पॉसिबिलिटी ले रहे हैं समझाने के लिए। अभी एग्जैक्टली चार्ज फ्लो करेगा नहीं करेगा, कितना करेगा, वो एक दूसरी चीज़ है। जब हम पोटेंशियल पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें वहाँ पे क्लियर होती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एनालिटिकली हम बात कर रहे हैं कि एक पॉसिबल केस की बात कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। सो दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ, इसमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम इंडक्शन वाला। एग्जाम्पल ये है कि S1 S2 इनको टच करके रखा गया है ऑलरेडी। इनके इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं यहाँ पे, दो स्फेरिकल बॉडीज या कंडक्टर वहाँ पे उनको टच करके रखा गया है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से सपोज एक रॉड लेके आता हूँ जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है इस तरीके से। ये रॉड में यहाँ लेके आए। क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करना है कि अगर मैं ये जैसे ही रॉड लेके आऊंगा तो यहाँ पे इंडक्शन होगा स्फीयर्स में। उसके बाद में क्या कर रहा हूँ वो देखिए। तो हम अगर रॉड को हटाएं और फिर स्फीयर को सेपरेट करें तो पहला स्टेप है हम रॉड को हटा रहे हैं, रॉड इज रिमूव्ड, और उसके बाद स्फीयर्स आर सेपरेटेड। देखिए स्टेप सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। पहले हम रॉड को हटा रहे हैं। सबसे पहले रॉड यहाँ ऑलरेडी थी, स्फीयर्स यहाँ पे कनेक्टेड थे, टच थे, तो इंडक्शन वहाँ पे होगा ऑलरेडी। अब हम रॉड को हटा रहे हैं, स्टेप 1, और स्टेप 2 हम स्फीयर्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो फाइनल में कैसे चार्ज होंगे स्फीयर्स पे वो हमें बताना है। और इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम सीक्वेंस को रिवर्स कर देते हैं। स्फीयर्स आर सेपरेटेड, then after this the rod is removed। तो पहले हमने क्या किया है, हमने इसमें स्फीयर को सेपरेट कर लिया है और उसके बाद रॉड को हटाया है। तो फिर आपको
बताना है कि फाइनली कैसे चार्जेस स्फीयर्स पे आएंगे। एक और इसमें चीज़ पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो चार्जेस आएंगे S1 S2 पे इंडक्शन से, वो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि S1 S2 का मटेरियल क्या था, और क्या इस बात पे डिपेंड करेंगे कि S1 S2 का साइज क्या था। ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तो मैं इसको लिख देता हूं, will the charge on S1 and S2 depend on the size and material of S1 and S2। तो ये जो इंड्यूस चार्ज है, मेरा मतलब इंड्यूस चार्ज था यहाँ पे, विल द इंड्यूस चार्ज वो क्या इनके मटेरियल और इनके साइज पे डिपेंड करेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है। हम इस लेक्चर के जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो भी मैं, और आपके डाउट्स और वो सारी चीज़ें मैं इसके ऊपर एक डाउट का वीडियो बना सकता हूँ, और फिर मैं उसमें आपको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।